सुबह के 7 बज चुके थे और सूर्य की किरणें खिड़की से छनकर सचिन के कमरे में प्रवेश करने लगी थी। लेकिन दीवार पर लटकी घड़ी की सुइयां ना जाने कब से 12 पर ही अटकी हुई थी, मानो इशारा कर रही हो समय भले ही किसी के लिए नहीं रुकता, मगर इतिहास में शायद कुछ ऐसा पीछे छूट गया है जो इसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। तभी सचिन के फोन का अलार्म बज उठा। सचिन, जो कि अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था, अलार्म की तेज आवाज़ सुनकर उसकी नींद टूट गई। उसने ऊँघते हुए अलार्म बंद किया और ना चाहते हुए भी बिस्तर से उठ गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो आज भी ऑफिस के लिए देर से पहुंचे। पिछले कुछ दिनों से उसने नोटिस किया था कि रात भर सोने के बावजूद भी उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी। न काम में मन लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा उदास और चिड़चिड़ा भी रहने लगा था, जिसकी वजह से उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में प्रॉब्लम्स आने लगी थी। उबासी लेता हुआ वो लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र टेबल पर पड़े अखबार पर पड़ी, जिसके फ्रंट पेज पर उत्तराखंड के घोस्ट विलेजेस पर एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें लिखा था कि उत्तराखंड के लगभग 2000 गांव ऐसे हैं जिनमें कोई नहीं रहता। रोजगार, पढ़ाई, क्लाइमेट चेंज और बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी के चलते लाखों लोग शहरों में जाकर बस गए हैं और ये गांव एकदम वीरान सुनसान हो गए हैं, जिन्हें अब घोस्ट विलेजेस के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट को डिटेल से पढ़ने का टाइम तो सचिन के पास नहीं था, लेकिन इसे देखकर उसका मूड और भी खराब हो गया। किचन में जाकर उसने फटाफट 3 कप चाय बनाई और चाय लेकर जब अपने माता पिता के कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा वो दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे। सचिन ने चाय उनके बेड के पास वाले एक टेबल पर रख दी और बिना कुछ कहे वापस लौट गया। सचिन के पिता ने अभी हाल ही में बीमारी के चलते सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट ले ली थी। उसके माता पिता की हालांकि उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पिछले 8-10 सालों से काफ़ी बीमार रहने लगे थे। कई जगहों से इलाज भी करवाया, लेकिन किसी भी दवाई का असर नहीं हो रहा था और यही वजह थी कि घर की सारी व्यवस्था चौपट हो गई थी और सारा माहौल नेगेटिव हो गया था। सचिन ने जल्दी से हाथ मुंह धोया, ऑफिस के कपड़े पहने और बिना नाश्ता किए घर से निकल गया। दिल्ली मेट्रो में बैठा सचिन अब भी उत्तराखंड के उन 2000 गांवों के बारे में सोच रहा था जो कि घोस्ट विलेजेस बन चुके हैं। ये ख्याल उसके जहन में बार बार इसलिए आ रहा था क्योंकि उसके माता पिता भी इन्हीं गांव में से एक गांव रुद्रपुर से पलायन करके सन 1999 में दिल्ली आकर बस गए थे। हालांकि सचिन ने रुद्रपुर के बारे में अपने माता पिता से सिर्फ किस्से सुने थे, कभी गया नहीं था। सन 2000 में सचिन का जन्म हुआ, तब से खुद उसके पिता भी कभी लौटकर रुद्रपुर नहीं गए। हालांकि काफ़ी साल पहले उसकी माता किसी काम से अपने भाई के साथ वापस रुद्रपुर गई थी। दिल्ली लौटकर उन्होंने बताया था कि अब भी रुद्रपुर तक कोई सड़क नहीं है। मेन रोड से 3-4 घंटे का पैदल सफ़र तय करना पड़ता है और वो रास्ता भी मेंटेनेंस ना होने के कारण जगह जगह टूट फूट गया है। गांव में आज भी बिजली पानी की समस्या है। दिन रात जंगली जानवरों का भय बना रहता है। इस गांव के सारे मकान वीरान हो चुके हैं और कुछ तो खंडहर बनने की कगार पर पहुंच चुके हैं। पूरे गांव के दर्जनों मकानों में सिर्फ एक ही घर था जिसमें एक वृद्ध पति पत्नी का जोड़ा रहता था, लेकिन 2013 में उत्तराखंड में आई भीषण आपदा के बाद से उनके पास उस वृद्ध दंपति के बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी कि वो अब जिंदा हैं भी कि नहीं। इसी उधेड़-बुन में सचिन का स्टेशन आ गया और वो ट्रेन से उतर गया। थोड़ी देर बाद वो अपने ऑफिस में था और शुक्र मना रहा था कि आज वो लेट नहीं था। काम शुरू होने में अभी कुछ समय बाकी था तो सचिन ने सोचा क्यों ना कैंटीन में जाकर नाश्ता कर लिया जाए। कैंटीन पहुंचकर उसने नाश्ता ऑर्डर किया ही था कि तभी एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष रही होगी सचिन के पास आकर बोला,
भैया आप उत्तराखंड से हो ना? ये प्रश्न सुनकर सचिन चौंक गया और बोला, हाँ क्यों? उस लड़के ने सचिन को बताया कि उसका नाम महेश है। उसने आज ही इस कैंटीन में काम करना शुरू किया है और वो भी उत्तराखंड से संबंध रखता है। सचिन की खुशी का ठिकाना न रहा जब महेश ने बताया कि वह भी गढ़वाल के रुद्रपुर गांव का ही रहने वाला है। हालांकि सचिन जीवन में कभी रुद्रपुर गया नहीं था, लेकिन उसे महेश के साथ एक अपनापन महसूस हुआ, जैसे मानो वो उसका सगा भाई हो। महेश ने उसे बताया कि वो अपने परिवार के साथ बचपन में ही रुद्रपुर छोड़कर दिल्ली चला आया था और तब से आज तक कभी लौटकर वापस नहीं गया। सचिन ने उससे उस आखिरी बुजुर्ग दंपति के बारे में भी पूछा, जिसके बारे में सचिन की मां ने उसे बताया था, लेकिन महेश को उनके विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। सचिन ने जल्दी जल्दी में अपना नाश्ता पूरा किया और बोला कि वो लंच टाइम में फिर लौट कर आएगा, और ये कहकर वो वहाँ से काम पर चला गया। लेकिन सचिन का काम में मन नहीं लग रहा था। उसके विचार बार बार रुद्रपुर के उसी आखिरी बुजुर्ग दंपति की ओर जा रहे थे। वो सोचता रहा कि क्या वो आज भी जिंदा होंगे, और अगर जिंदा होंगे तो किस हाल में होंगे। 2013 में उत्तराखंड में आई भयानक आपदा के समय उनके साथ क्या हुआ होगा। इसी सोच में लंच टाइम हो गया और वो वापस कैंटीन चला आया। सचिन ने महेश से उसके घर परिवार के बारे में पूछा तो महेश ने बताया कि उसके पिता मानसिक रूप से बीमार रहते हैं, जिस वजह से उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी और घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उसे भी पढ़ाई अधूरी छोड़कर छोटे मोटे काम धंधे शुरू करने पड़े। उसने ये भी बताया कि उसकी माता भी अक्सर बीमार ही रहती है। महेश की कहानी सचिन को अपने घर से मिलती जुलती लगी। फिर जब महेश ने सचिन को बताया कि उसके पिता की मानसिक समस्या और माता की बीमारी के पीछे किसी बुरी आत्मा का साया है, तो सचिन चौंक गया। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। शाम को दिल्ली मेट्रो में ऑफिस से घर लौटते हुए सचिन ने ये बात अपने बचपन के एक दोस्त को बताई, तो उसके दोस्त ने कहा कि वो पुरानी दिल्ली में एक तांत्रिक को जानता है जो इन मामलों में एक्सपर्ट है। सचिन चाहे तो अभी उस तांत्रिक को घर ले जाकर ये जान सकता है कि उसके घर में किसी बुरी आत्मा का साया है या नहीं। ना चाहते हुए भी सचिन अपने दोस्त के कहने पर उसके साथ चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पर उतर गया। तांत्रिक सोमू का मकान पुरानी दिल्ली की एक भीड़ भाड़ वाली तंग गली में था। सचिन और उसके दोस्त को तांत्रिक सोमू उसके घर के बाहर ही बैठा हुआ मिल गया। सोमू सचिन को देखते ही चौंक गया और बोला, तुमने आने में बहुत देर कर दी है। वो दिन ब दिन और भी ताकतवर होता जा रहा है। सोमू की बातें सुनकर सचिन भौंचक्का रह गया और बोला, आप क्या बोल रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। सोमू ने जवाब दिया, समझाने का वक्त नहीं है, वक्त बहुत कम है, मुझे अपने घर ले चलो। लगभग अंधेरा होने ही वाला था जब सचिन अपने दोस्त और सोमू के साथ अपने घर पहुंचा। घर के अंदर पहला कदम रखते ही सोमू को एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी का एहसास हुआ। इससे पहले कि सचिन उससे कुछ कहता, वह खुद ब खुद सचिन के माता पिता के कमरे की ओर बढ़ने लगा। दरवाज़ा खोलकर वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि बेड पर सोए सचिन के माता पिता के ऊपर सीलिंग से एक भयानक बेताल उल्टा लटका हुआ था। सोमू को देखते ही वो बेताल जोर जोर से हंसने लगा और एकदम से उस चोट लग गया। ये सब इतना अचानक हुआ कि सोमू को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जान बचाने के लिए सोमू कमरे की खिड़की से बाहर कूद गया और सड़क पर जा गिरा। थोड़ी देर बाद सोमू को जब होश आया तो वो एक अस्पताल के बेड पर पड़ा हुआ था। गनीमत ये रही कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, क्योंकि खिड़की और सड़क की दूरी बहुत अधिक नहीं थी। सचिन, जो कि वहीं पास खड़ा था, सोमू से बोला, अरे तुम्हें क्या हो गया था? तुम पागल हो जो एकदम से खिड़की से कूद गए? इसके बाद सोमू ने जो बताया उससे सचिन के होश ही उड़ गए। उसने बताया कि
सचिन के घर में एक शक्तिशाली बेताल का वास है। वो धीरे धीरे सचिन के माता पिता के शरीर से प्राणों को खींच रहा है और साथ ही साथ घर में आ रही हर तरह की समस्या के पीछे भी उसी का हाथ है। सचिन ने जब ये पूछा कि उसे तो आज तक कोई बेताल अपने घर में नहीं दिखाई पड़ा, तो सोमू ने बताया कि बेताल सबको नहीं दिखाई देता। वो खुद भी उसे अपनी तांत्रिक सिद्धि की वजह से ही देख पाया, लेकिन वो बेताल इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसका मुकाबला करना कठिन है। अगर उसे रोका ना गया तो वो सचिन के माता पिता की जान लेकर ही छोड़ेगा। सचिन ने सोमू से उस बेताल को रोकने का उपाय भी पूछा, तो उसने बताया कि इसके लिए सचिन को अपने गांव लौटकर अपने ग्राम देवता से मदद लेनी होगी। वहीं से कोई रास्ता निकल पाएगा और कोई उपाय नहीं है। देर रात हो चुकी थी जब सचिन अपने घर लौटा। वो काफी डरा हुआ था। डरते हुए अपने फ्लैट का मेन डोर खोला तो उसने देखा कि किचन की लाइट जली हुई थी और वहां से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, मानो नल खुला हो। वो हल्की हल्की कदमों से किचन की ओर बढ़ा। किचन के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने देखा कि उसकी माँ खाना पका रही थी। सचिन अपनी माँ से बोला, अरे आप क्यों उठ गए? मैं बनाता हूं ना खाना। सचिन की माँ ने जवाब दिया, तेरे पापा को भूख लग गई है, तू कब तक लौटेगा पता भी नहीं था, तुझसे कांटेक्ट करते भी तो कैसे। सोमू को हॉस्पिटल पहुंचाने की जल्दी में सचिन अपना फोन घर पर ही भूल गया था। सचिन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोला, जल्दी जल्दी में फोन का ध्यान ही नहीं रहा, आप रुको, खाना मैं बनाता हूँ। वैसे पापा है कहाँ? वो कमरे में सोए हुए हैं, सचिन की माँ ने जवाब दिया। वो दबे दबे कदमों से कमरे की ओर बढ़ा। सचिन के दिमाग में सोमू की वही बात कि उसने वहां पर सीलिंग से एक बेताल को उल्टा लटका हुआ देखा था अभी भी घूम रही थी। उसने धीमे से कमरे का दरवाजा खोला और डरते हुए अंदर दाखिल हुआ। उसे लग रहा था जैसे किसी भी पल वो बेताल उस पर झपट पड़ेगा। सचिन बहुत देर तक सीलिंग की ओर देखता रहा। उसे वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसका परिवार इतने सालों से इस घर में रह रहा था, उन्हें आज तक यहाँ कुछ भी महसूस नहीं हुआ जो असामान्य या डरावना हो। सचिन को एकटक सीलिंग की ओर घूरते देख उसके पिता ने पूछा, क्या देख रहे हो? सचिन, जो कि अपने ख्यालों में खोया हुआ था, अपने पिता की आवाज सुनकर चौंक सा गया और हड़बड़ा कर बोला, कुछ नहीं पापा, बस यूं ही थक सा गया हूँ, सोच रहा हूँ कुछ दिन आराम कर लूं, कहीं घूमने निकल जाऊं। उसके पिता बोले, हाँ ये तो मैं भी नोटिस कर रहा हूं, तुम्हें छुट्टी लेनी चाहिए, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, वरना हमारी तरह बीमार पड़ जाओगे। अच्छा ये तो बताओ, वो आदमी कौन था और वो बाहर क्यों कूद गया? सचिन ने जवाब दिया, अरे पापा वो मेरा दोस्त है, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आई कि वो यहाँ से कूद गया, पर अभी ठीक है, ज्यादा चोट नहीं आई है उसे। सचिन ने जानबूझकर सोमू की बेताल के बारे में बताई बात को दबा दिया। दरअसल उसने फैसला ले लिया था कि वो रुद्रपुर जाकर उस वृद्ध दंपत्ति से मिलेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि ये बेताल उसके घर में आया कैसे, क्या इसके पीछे कोई साजिश है। उसने ये भी तय कर लिया था कि वो अपने ग्राम देवता की मदद से इस बेताल को अपने घर से निकाल कर ही दम लेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। सचिन ने कमरे से बाहर जाते हुए आखिरी बार सीलिंग की ओर देखा और बोला, पापा मैं आपके लिए खाना भिजवाता हूँ। रात के 2 बज चुके थे। सचिन अपने कमरे में सोया हुआ था कि तभी वो एक बुरा सपना देखकर जाग गया। वो पसीने से पूरी तरह भीग गया था और लंबी गहरी सांसें ले रहा था। उसने सपने में देखा कि बेताल उसके कमरे की छत से उल्टा लटका धीरे धीरे उसके करीब आया और कान में आकर बोला, मुझसे मत उलझो, कोई फायदा नहीं होगा, नहीं जीत पाओगे। सचिन की सांसें अभी भी तेज चल रही थी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सपना था या हकीकत। उसने अपना बेड साइड लैंप ऑन कर दिया। इसके बाद उसने जो देखा उससे उसके मन में बेताल के बारे में जो थोड़ी बहुत ही शंका थी वो भी जाती रही।
उसके सिरहाने पर बेताल के पंजों के निशान थे। वो सचमुच सचिन के इतने करीब आया था। ये सोचकर ही सचिन के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई और इसके बाद वो पूरी रात सो नहीं पाया। सचिन जानता था कि बेताल उसकी मंशा के बारे में जान चुका है और उसे रोकने और हानि पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, इसलिए अब जरा भी देर करना ठीक नहीं रहेगा। यही सोचकर उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो उसी दिन रुद्रपुर के लिए निकल पड़ेगा। सचिन आज और दिनों के मुकाबले घर से ये कहकर जल्दी रवाना हो गया कि वो ऑफिशियल टूर पर कहीं जा रहा है और 2-3 दिन बाद लौटेगा। ऑफिस पहुंचकर सचिन ने सबसे पहले छुट्टियों के लिए अप्लाई किया। इसके तुरंत बाद महेश से मिलने कैंटीन पहुंच गया और उसे पूरी बात बताई और अपने साथ रुद्रपुर चलने का न्योता भी दिया। महेश को पूरा भरोसा था कि उसके और सचिन की जिंदगी में जो कुछ भी समस्याएं हैं उसके पीछे जरूर किसी बुरी शक्ति का हाथ है, इसलिए उसने सचिन द्वारा बेताल वाली बात पर तुरंत यकीन कर लिया और खुशी खुशी उसके साथ रुद्रपुर चलने को तैयार हो गया। 11 बजने में अभी कुछ टाइम बाकी था जब सचिन ने अपनी कार स्टार्ट की और वो दोनों दिल्ली से गढ़वाल की ओर निकल पड़े। हेलो दोस्तों, अगर आप हॉरर, मिस्ट्री, थ्रिलर और सस्पेंस स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं और YouTube पर घिसी पिटी हॉरर स्टोरीज देखकर बोर हो गए हैं तो हमारे चैनल भयानक रस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही ओरिजिनल कंटेंट को आगे भी देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट भी कर दीजिए। दोस्तों, हम अगले हफ्ते इस कहानी का अगला भाग लेकर आ रहे हैं। इस बीच आप इस चैनल पर 4 एपिसोड की हॉरर सस्पेंस ऑडियो वेब सीरीज हिमालय का रहस्य सुन सकते हैं। धन्यवाद।